हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में हम आज एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, समास। समास जब हम पदों को क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, तो वो समास कहलाता है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर और देखते हैं समास और समास के भेद। देखिए, समास का अर्थ क्या होता है। समास का मतलब होता है संक्षिप्त या छोटा करना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप किया जाता है या लोप हो जाता है। आपने क्लास 8 में पढ़ा था कारक के विभक्ति चिन्ह, जिसमें हमने कारक के 8 भेद पढ़े थे और 8 भेदों के ही हमने विभक्ति चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इस तरह से जो है हमने सभी कारक चिन्हों को पढ़ा था। तो यहाँ समास में इन कारक चिन्हों का ही लोप किया जाता है। और जब आप क्या करते हैं, समास का विग्रह करते हैं, तो पुनः आपको वो विभक्ति चिन्ह मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम जब भी भाषा को क्या करते हैं, हम भाषा हमारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इस प्रकार की भाषा हो कि हम कम शब्दों में बहुत सारी बातें कह दें। इसके लिए हमारी भाषा मजबूत होनी चाहिए। कम शब्दों में हम बहुत सारी बातें कब कहेंगे, जब हमें समास आता हो। ठीक है। तो देखिए, यहाँ समास का कार्य क्या होता है। भाषा में संक्षिप्तता बहुत ही आवश्यकता है। जैसा कि हमने कहा कि यदि आपके पास 250, आपने किसी एग्जाम में, किसी परीक्षा में आपको कहा जाए कि 250 शब्दों में आपको पर्यावरण पर या किसी अन्य टॉपिक पर निबंध लिखना है। अब ऐसा नहीं इसमें आप 500 शब्द लिखें और ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं। आपको फिक्स 250 शब्दों में ऐसा निबंध लिखना है कि आप कम शब्दों में अधिक बात को कह सके। इसके लिए आपको कुछ शब्दों को स्किप करना पड़ेगा। स्किप कैसे करते हैं हम, स्किप हमें समास के द्वारा ही हम शब्दों को स्किप कर सकते हैं। भाषा में संक्षिप्तता ही बहुत आवश्यक है और समास इसमें क्या है, सहायक होते हैं। समास द्वारा संक्षेप में कम से कम शब्दों द्वारा बड़ी सी बड़ी बात और पूर्ण बात कही जाती है। समास के द्वारा हम क्या करते हैं, संक्षेप में बातों को कम शब्दों में बड़ी बात कह सकते हैं और अपनी बात को पूर्ण भी कर सकते हैं। ये काम करता है समास के द्वारा ही ये संभव है। समास का उद्भव ही समान अर्थ को कम से कम शब्दों में, कम से कम शब्द में करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ है। जैसे दिन और रात में 3 शब्दों के प्रयोग के स्थान पर हम दिन रात लिख रहे हैं। देखिए, दिन और रात लिखने के लिए अभी तो आप कहेंगे और ही तो है, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखेंगे जहां आपके पास समय कम होगा और आप जो है समय कम होगा, आपको बहुत कुछ लिखना होगा, तो और लिखने में भी आपके सेकंड निकल जाएंगे। लेकिन आपको भाषा में समास संक्षिप्त लाना, आपको संक्षिप्तता लाना आपको आता है, तो आप क्या करेंगे, दिन रात लिखेंगे। तो इसमें आपका कुछ समय भी बच जाता है और साथ में आप शब्दों को भी कम कर पाएंगे। तो ये क्या है, एक समस्त शब्द जो है, अब इसका अर्थ भी वही है, दिन रात का अर्थ भी वही है, दिन और रात। तो अर्थ तो समान है, लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ हमने और को हटा दिया है, और का लोप कर दिया, और की जगह हमने डैश कर दिया। ठीक है। तो हर कोई समझ जाता है दिन और रात, दिन रात। दिन और रात लिखने की जरूरत नहीं है, दिन रात एक समय, ये एक छोटी सी बात है, किया जाता है। इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण जो नवीन शब्द बनते हैं, उन्हें सामासिक या समस्त पद कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, सामासिक या समस्त पद कहते हैं। तो ये कहलाता है आपका सामासिक या समस्त पद। जो दिन डैश रात है, ये आपका सामासिक पद या समस्त पद कहलाता है। अब हम समास के बारे में जानते हैं। समास का क्या काम है, ये हमने आपको बताया कि भाषा में संक्षिप्तता लाना समास का कार्य है। हम भाषा को जो है कम शब्दों में अपनी ज्यादा बातों को कह सकते हैं, ये समास के द्वारा ही संभव है। जैसे एक छोटी सी बात हम यहाँ कहेंगे, दिन और रात था, दिन और रात से हमने और को हटा दिया तो दिन डैश रात कर दिया। तो जब हम किन्हीं दो या दो से अधिक शब्दों के बीच से एक शब्द का या दो शब्द का लोप कर देते हैं और उसके बाद जो आपको मिल जाता है वो समास होता है। और यहाँ
इसको हम कहते हैं सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्हों आदि के साथ प्रकट करने अथवा लिखने वाली रीति को विग्रह कहते हैं। अब आपने पुनः जो है इस दिन रात को तोड़ा, आपने पहले कहा दिन और रात, ठीक है, दिन और रात, इसका आपने समास राता हो गया, इसको हटा दे, दिन और रात, इसमें आप लिखेंगे दिन और रात। इसका विग्रह करने पर पुनः विभक्ति चिन्हों को लिखने पर ये आपका क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, आगे उदाहरण के लिए देखिए, धन संपन्न समस्त पद का विग्रह। धन संपन्न, देखिए धन से संपन्न, ये दो तीन अलग अलग शब्द है, एक शब्द में इसको कह दिया धन संपन्न। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ हमने समास किया है, धन से संपन्न शब्द का हमने समास किया है, इसे हमने लिखा है धन संपन्न, इसे हमने क्या लिखा है, धन संपन्न। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया है, ये समास हो गया है। तीन शब्दों से आपने एक शब्द बना दिया, इसमें भी संक्षिप्तता आ गई, इसमें भी जो है शब्दों को हमने कम कर दिया, अर्थ दोनों का सेम है, धन से संपन्न या धन संपन्न, दोनों का अर्थ सेम है। ठीक है, तो देखो ये आपका समास है धन संपन्न, और इस समस्त पद का हम विग्रह करने पर पुनः जो विभक्ति चिन्ह आपके पास था, यहाँ विभक्ति चिन्ह से का लोप किया तो क्या आ गया है आपके पास, धन से संपन्न। एक और शब्द की हम बात करते हैं, रसोई घर। रसोई घर का विग्रह करने पर आपको क्या मिलता है, रसोई के लिए घर। अब देखिए रसोई के लिए घर, इसके लिए आपके कितने काउंट हो जाएंगे, अगर आपको फिक्स कुछ शब्दों में ही कुछ लिखना है, आपको उत्तर भी लिखना है, कई बार आपको जो है प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए भी शब्दों की बाध्यता दी जाती है कि आप इतने शब्दों में आप अपने उत्तर को लिखें, तो आप फिर कम शब्दों में ज्यादा आपको बात बतानी पड़ेगी, पूरी बात बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखिए रसोई के लिए घर, अगर हम इसको अलग अलग काउंट करें, 1 2 3 4, 4 यहाँ शब्द हो गए, लेकिन हमने एक शब्द में इसको पिरो दिया है, तो ये तो आपका क्या है, रसोई है, लेकिन पुनः इसका विग्रह करने पर ये समस्त पद है। ठीक है, और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या मिल जाता है, रसोई के लिए घर। तो देखिए यहाँ के लिए इसका लोप किया गया है, ये विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, अब आगे देखिए जो समस्त पद हैं, इसके मुख्यतः दो पद होते हैं। जो समस्त पद है, जैसे यहाँ पर आपका समस्त पद क्या है, आपका था रसोई के लिए घर। इस पूरे इन शब्दों को लिखने के बजाय हम इसका समास करेंगे तो विभक्ति चिन्हों का लोप कर देंगे, तो क्या हो गया है, रसोई घर, रसोई घर। ठीक है, रसोई घर आ गया है। अब पुनः ये क्या कह रहा है, यहाँ पर जो समस्त पद है इसको हम क्या कहते हैं, ये आपका समस्त पद है, ये आपका समस्त पद है। जब हम समास करते हैं, समास करने के बाद विभक्ति चिन्हों का लोप कर देते हैं, लोप करने के बाद जो शब्द आपके पास आ जाता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। अब ये उस समस्त पद के बारे में ही बता रहा है कि जो समस्त पद है ना, उसमें भी दो पद होते हैं, एक पद होता है पूर्व और दूसरा होता है उत्तर पद। पूर्व पद को हम प्रथम पद भी कहते हैं, उत्तर पद को हम द्वितीय पद भी कहते हैं, यानी कि इसमें भी दो पद होते हैं। जो आपका समास आपने किया शब्दों को लोप करके, शब्दों का लोप करके, विभक्ति चिन्हों का लोप करके जब आपने समास किया, उसके भी दो पद होते हैं, एक उत्तर पद और एक पूर्व पद। पूर्व पद आपका प्रथम पद होता है और जो आपका उत्तर पद है वो आपका द्वितीय पद होता है। आई बात समझ में? तो इतनी सी बात को आप लिखें। ठीक है, आगे हम पूर्व पद और उत्तर पद के बारे में भी कहेंगे। तो हम दो से अधिक शब्दों, जहां पर जो है विभक्ति चिन्हों का लोप करके शब्दों को कम किया जाता है, शब्दों को छोटे रूप में लिखा जाता है, वो आपका समास होता है। और जब हम इस समास को करते हैं तो यहाँ पर आपका समस्त पद होता है, जो आपका समास हुआ है उसे हम समस्त पद कहते हैं। समस्त पद के भी दो पद होते हैं, जिसमें पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। आगे हम इसी के बारे में पढ़ेंगे।
तो देखिए पहले वाले पद को हम कहते हैं पूर्व पद और दूसरे वाले पद को हम क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। जैसे देखिए पूजा घर आपका समस्त पद है, पूजा घर समस्त पद है। पूर्व पद हो गया है पूजा और उत्तर पद हो गया है घर। तो पूजा के लिए इसका मतलब क्या है, विग्रह करने पर इसका मतलब आएगा। तो पूजा के लिए घर, तो यहाँ पर हमने लोप किसका किया था, के लिए, और के लिए क्या है, विभक्ति चिन्ह है। माता पिता, माता और पिता, तो और यहाँ पर विभक्ति चिन्ह है, और का लोप हुआ है। नवरत्न, नव आपका पूर्व पद है और रत्न आपका उत्तर पद है। नौ रत्नों का समूह, नौ रत्नों का समूह, तो चार पदों को जोड़ करके हमने एक ही पद में से लिख दिया है नवरत्न, एक ही शब्द में से लिख दिया है नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। हस्तगत, हस्त पहला पूर्व पद है और उत्तर पद आपका गत है, तो हस्त में गया हुआ, ठीक है, हस्त में गया हुआ, तो उसका विग्रह है हस्त में गया हुआ। तो इतना आप लिख लीजिएगा। देखिए समास के वैसे तो 6 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग अलग आधारों पर के 4 भेद अलग हैं और 2 भेद अलग। तो इतना हमने पढ़ा समास क्या होता है, समास की महत्व, उसका महत्व क्या है। समास जब हम करते हैं तो समास विग्रह भी होता है, ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। और जब हम समास करते हैं तो समास को हम समस्त पद कहते हैं। समस्त पद के 2 पद हैं, जिसमें पूर्व पद पहले पद को, उत्तर पद दूसरे पद को कहते हैं। समास का विग्रह किया जाता है, उसके अर्थ को बताया जाता है, ठीक है। अब है समास के भेद, समास के भेद, हेडिंग डालिएगा समास के भेद। तो देखिए समास के वैसे 6 भेद हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लिखिएगा 6 भेद हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, मुख्यतः समास के 4 भेद होते हैं। अब किस आधार पर होते हैं, जिन 2 शब्दों में समास होता है उनकी प्रधानता और अप्रधान के विभागत्व, यानी कि इसको जो है इस आधार पर, प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर इसके 4 भेद किए गए हैं, ठीक है। और वो भेद कौन कौन से हैं, यहाँ देखो चीजों को अलग अलग लिखा गया है। आप लिखेंगे कि समास के मुख्यतः 6 भेद हैं, ठीक है, लेकिन उसकी प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर 4 भेद हैं, ठीक है। यानी कि जो हमने 2 पद की बात की थी, पूर्व और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद में कौन प्रधान होगा कौन अप्रधान होगा, इस आधार पर इसके 4 भेद हुए हैं, ठीक है। वो 4 भेद कौन है, जिस समास में पहला शब्द प्रायः प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, समास के 4 भेद हैं। वो 4 भेद किस आधार पर है, मुख्यतः समास के 4 भेद होते हैं। जिन 2 शब्दों में समास होता है उनकी प्रधानता और अप्रधानता के विभागत्व पर ये भेद किए गए हैं कि पहला पद प्रधान है या दूसरा पद प्रधान है, दूसरा पद प्रधान है या पहला पद प्रधान है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे जिस समास में पहला शब्द प्रायः प्रधान होता है, शब्द का मतलब यहाँ पद से है, ठीक है, जो उत्तर पद और पूर्व पद है। तो जिस समास में पहला शब्द प्रायः प्रधान होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। और जिस समास में दूसरा
शब्द प्रधान होता है, रहता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और जिसमें दोनों ही शब्द प्रधान होते हैं वह आपका द्वंद्व समास कहलाता है। तो यहाँ पर सारी बातें हम प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर ही तो कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें सारी बातें हम प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर ही कर रहे हैं, इसलिए चार भेद किए गए हैं, प्रधानता और अप्रधानता। और नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं, तो जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं है वो आपका बहुव्रीहि समास है, न पहला पद, न पूर्व पद, न पूर्व पद, न उत्तर पद, ठीक है। इसके बाद तत्पुरुष समास के पुनः दो अतिरिक्त किंतु स्वतंत्र भेद स्वीकार किए गए। इसके बाद तत्पुरुष समास के दो और भेद हैं, जैसे हमने कहा था ना शुरू में कि इसके 6 भेद हैं, लेकिन 4 भेद किसके आधार पर, प्रधानता और अप्रधानता, यानी कि उसका पूर्व पद प्रधान है या उत्तर पद प्रधान है, इस आधार पर इसके 4 भेद अलग कर दिए। 2 भेद कौन से हैं, तत्पुरुष के पुनः 2 अतिरिक्त किंतु स्वतंत्र भेद स्वीकार किए गए हैं, जिसमें आपका कर्मधारय समास एवं द्विगु समास है। विवेचन की सुविधा के लिए हम समास को निम्न 6 प्रकार के अंत जो है इसको अध्ययन करेंगे। तो हमने कहा था ना समास के 6 भेद हैं। तो देखो ये चीजें हमने समझने के लिए आगे हम हर एक समास को अलग अलग पढ़ेंगे, प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर और अन्य जो अतिरिक्त भेद हैं उसके आधार पर, ठीक है। तो मोटा मोटा यदि हम कहें, जैसे हमने यहाँ पर कहा, मैंने कहा पूजा घर, पूजा घर, ठीक है। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे, पूजा के लिए घर, पूजा के लिए घर, ये पूजा के लिए घर। तो विग्रह करने पर ये विभक्ति चिन्हों का जो लोप हुआ था वो पुनः आपको मिल जाता है, ठीक है। तो विभक्ति करने पर जो विग्रह करने पर आपको विभक्ति चिन्ह मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या चीजें सीखी हैं भेद में, कि मुख्यतः समास के 4 भेद होते हैं। जिन 2 शब्दों में समास होता है उनकी प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर। पहला आपका हो गया जिस समास में पहला शब्द प्रायः प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समाज में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष कहते हैं, और जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व कहते हैं। जिसमें कोई भी प्रधान नहीं होता है वह बहुव्रीहि। और आगे के 2 अन्य भेद हैं जिसमें तत्पुरुष के पुनः 2 अतिरिक्त किंतु स्वतंत्र भेद हैं, ठीक है। कर्मधाराएं, सॉरी यहाँ पर तत्पुरुष नहीं होगा, समास की होगी। पहला जो हमारा समास है वो है अव्ययी भाव समास। तो हमने अभी प्रधानता के आधार पर कहा था ना, ठीक है। तो प्रधानता के आधार पर यहाँ इस समास में परिवर्तनशीलता का भाव होता है और उस अव्ययी पद का रूप, लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलता है, वह सदैव एक सा रहता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है, अभी बताया ना पहला पद प्रधान होता है, यथा शक्ति। तो यहाँ पर आप देखिए यथा आपका पहला पद है, पूर्व पद है, और शक्ति आपका क्या है, उत्तर पद है, ठीक है। तो शक्ति के अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार। तो देखिए विग्रह करने पर शक्ति के, यहाँ पर के आएगा, शक्ति के, तो के का लोप हुआ था, समय के अनुसार। तो आपका पहला पद क्या है, यहाँ पर प्रधान है और दूसरा पद यहाँ पर गौण है, ठीक है। इसमें आपका तत्पुरुष समास आता है नेक्स्ट। अब तत्पुरुष समास क्या होता है, इस समास में पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। अब देखिए हमने कारक के 8 भेद पढ़े थे, ठीक है। हमने कारक के 8 भेद पढ़े थे, जिनमें से आपने क्या कहा, कर्ता और संबोधन को छोड़कर बाकी सब क्या यहाँ पर लोप होता है, और इसी आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद किए गए हैं। तो इस तत्पुरुष समास को लिखेंगे, इस समास में पहला पद गौण व दूसरा पद प्रधान होता है।
इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक है, लोप हम कर देते हैं विभक्ति चिन्हों का। अभी अभी बताया था विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं कारक के। हमने कहा था कारक के 8 भेद आपको बताए थे, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कर्ता और संबोधन को छोड़ करके हमने इसके 6 आधार, क्योंकि कर्ता और संबोधन को छोड़ेंगे तो आपके कारक के कितने भेद रह जाएंगे, 6 भेद रह जाएंगे। इसी आधार पर हमने तत्पुरुष समास के भी 6 भेद कर रखे हैं, 6 भेद हुए हैं इसके। पहला है आपका कर्म। देखो पहला आपका कर्ता होता था, कर्ता को तो यहाँ छोड़ दिया, कर्ता के बाद कौन सा आता है, कर्म आता है। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर समस्त पद क्या है, देखो यहाँ पर विभक्ति को विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। कर्ता का जो चिन्ह है विभक्ति वो क्या है, कर्ता ने कर्म को, कर्म को, तो जो कर्म तत्पुरुष समास है ना, वहां पर को, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, को है, तो यहाँ पर को विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। लेकिन पुनः जब आप विग्रह करेंगे, समास का विग्रह करेंगे, तो को आपको चिन्ह मिल जाएगा। सब में आप देखिए, ग्राम को गया हुआ, पद को प्राप्त, सर्व को प्रिय, यश को प्राप्त, सब में आपको को मिल रहा है। ठीक है, सब में आपको ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए सब में को आएगा। कब आएगा, जब आप विग्रह करेंगे। तो यहाँ पर लोप किसका हुआ था, लोप हुआ था को विभक्ति चिन्ह का। इसलिए हमने क्या कहा, कारक के 8 भेद, कर्ता को छोड़ दिया। ठीक है, कर्ता को हमने यहाँ पर छोड़ दिया। तो यहाँ पर हमने कर्म तत्पुरुष की बात की, समास की, तो हमने कहा कर्म तत्पुरुष समास में को विभक्ति चिन्हों का लोप किया जाता है। को विभक्ति चिन्ह हम यहाँ पर लोप कर देते हैं। तो जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो को पुनः आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो को आपको पुनः मिल जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर आपको जब भी आप, अब देखिए होता क्या है, हमने आपको प्रश्न कैसे पूछा जाता है, हमने सबसे पहले बात तो ये जाननी है कि प्रश्न क्या पूछा जाएगा। प्रश्न आपके पास ये होगा कि ग्रामगत जो आपका शब्द है इसमें कौन सा समास है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें आना चाहिए समास का विग्रह करना। सबसे पहला हमें समास का विग्रह करना आना चाहिए। मैंने कहा ग्रामगत, इसका समास विग्रह होता है ग्राम को गया हुआ। अब आपने देखा यहाँ विभक्ति चिन्ह आया है को। अब मुझे पता है को किसका चिन्ह है, को है कर्म तत्पुरुष, कर्म कारक का चिन्ह है, यानी कि इसमें तो आपका कर्म तत्पुरुष समास है। तो पहला जब भी आप समास सीखते हैं, प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछा जाता है आपको कि पद प्राप्त में कौन सा समास है। आपने पहले क्या करना है, इसका समास विग्रह करना है, पद को प्राप्त। आपने देखा इसमें विभक्ति चिन्ह क्या है, को है। अच्छा, को है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ पर देखा को चिन्ह है सब में, तो आपको पता है को किसका चिन्ह है, कर्म कारक का चिन्ह है। अब हमने पढ़ा था कि को विभक्ति चिन्ह का लोप कहाँ पर होता है, कर्म तत्पुरुष समास में। तो बस को देखते ही आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि ये आपका कर्म तत्पुरुष समास है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है जैसे सर्वप्रिय, एक और उदाहरण है सर्वप्रिय। इसका आपने विग्रह किया सर्व को प्रिय, तो इसका विग्रह करने पर पुनः आपको को मिला। ठीक है, तो सर्व को प्रिय अर्थात यहाँ पर को विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ था और विभक्त समास विग्रह करने पर पुनः आपको मिल गया है। इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, सर्व को प्रिय, तो ये आपका कर्म तत्पुरुष समास होगा। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, तो समास विग्रह करना आपको पहले आना चाहिए, तभी आप समास के भेदों को बता पाएंगे कि कौन से विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है। अभी हमने एक ही तत्पुरुष समास की बात की है। ठीक है, आगे हम और 5 को पढ़ेंगे जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है यहाँ पर समास के बारे में, समास के भेदों के बारे में। आप इनको लिखें, इसको अच्छे से रिविजन करके, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में आगे इसमें बढ़ सकें। ठीक है, चलिए।
तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने समास और समास के भेद को पढ़ा। समास क्या होता है, समास क्यों महत्वपूर्ण है, समास के जो हम समास करते हैं, दो पदों का जब हम लोप करते हैं, विभक्ति चिन्हों का लोप करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समस्त पद कहा जाता है। इसमें दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। पूर्व पद कब आपका प्रधान होता है और उत्तर पद कब प्रधान होता है, इस प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर इसके 4 भेद हुए हैं और 2 अन्य भेद किए हैं। आज की क्लास में हमने अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास का एक भेद कर्म तत्पुरुष समास पढ़ा है। उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।